नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। आरसीईपी समझौते में शामिल नहीं होगा भारत। बैंकॉक में 3 से आरसीईपी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीयों खासकर समाज के कमजोर वर्गों और उनकी आजीविका पर होने वाले असर के बारे में सोचकर लिया फैसला। आरसीईपी में शामिल नहीं होने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व का परिणाम। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, राष्ट्रहित का फैसला। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी साहसिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री को दी बधाई। बीजेपी ने कहा, विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट की झलक। प्रदूषण से निपटने के लिए किए जाएंगे दीर्घकालिक स्थायी उपाय राज्यों के साथ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन की उच्च स्तरीय बैठक। एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को आज पेश होने के लिए किया समन। कोलकाता में आज से 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की होगी कोशिश। देश दुनिया के करीब 12,000 छात्र और वैज्ञानिक ले रहे हैं हिस्सा। जलवायु परिवर्तन पर दिसंबर 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते से अमेरिका के अलग होने की प्रक्रिया शुरू। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से दी सूचना। 4 नवंबर 2020 को समझौते से पूरी तरह अलग हो जाएगा अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय थाईलैंड यात्रा के समापन के बाद देर रात भारत लौट आए हैं। थाईलैंड में प्रधानमंत्री ने 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 3रे आरसीईपी शिखर सम्मेलन और इससे संबंधित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके अलावा बैंकॉक में उन्होंने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम समेत कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। इस दौरान पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि समझौते में भारत की चिंताओं और सरोकारों को दूर नहीं किया जा सका है। बैंकॉक में आरसीईपी के 3रे शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरसीईपी समझौते के मौजूदा स्वरूप में उसके मार्गदर्शक सिद्धांत और आधारभूत भावना पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत के बकाया मुद्दों और चिंताओं का संतोषजनक रूप से समाधान नहीं करता। इस स्थिति में भारत के लिए आरसीईपी समझौते में शामिल होना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण के साथ साथ मुक्त व्यापार के पक्ष में है। भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्वीकार करता है। बैंकॉक में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि देश के मुख्य मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन और आसियान देशों के साथ आरसीईपी समझौता अपने मौलिक उद्देश्यों को नहीं दर्शाता और इसका निष्कर्ष संतुलित नहीं है। India conveyed its decision at the summit not to join the RCEP agreement. This reflects both our assessment of the current global situation as well as of the fairness and balance of the agreement. India had significant issues of core interest that remained unresolved. In his remarks on this subject, Prime Minister highlighted that he was guided by the impact it would have on the lives and livelihoods of all Indians, especially vulnerable sections of society. He spoke of Mahatma Gandhiji's advice on recalling the face of the weakest and the poorest, and then ask if the steps are of any use to them. India has participated in good faith in the RCEP discussions and has negotiated hard with a clear-eyed view of our interests. In the given circumstances, we believe
that not joining the agreement is the right decision for India. We would continue to persevere in strengthening our trade, investment, and people-to-people relations with this region. और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। अखिलेश, आरसीईपी में भारत शामिल नहीं हो रहा है और उसके पीछे आखिर क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आरसीईपी में शामिल नहीं होने की दो वजह हैं। एक तो यह वजह है कि आरसीईपी में एक तरीके से कहें कि एक ही देश के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अलग अलग देशों के नाम से यहाँ भारत में डंपिंग होते, और आरसीईपी में भारत शामिल होता तो हमारा जो फार्म सेक्टर है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें बड़ा भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि अभी ही मलेशिया से जो पाम ऑयल आते हैं उसके चलते हमारा जो साउथ इंडिया के जितने एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं उनको काफ़ी हानि हो रही है। उसके अलावा हमारी सर्विस इंडस्ट्री को उसमें शामिल नहीं किया गया था, जबकि हम सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी मजबूत हैं। तीसरा कारण यह रहा कि जो टैरिफ है, टैरिफ को आप 0 से 9% तक ज़्यादा लाएंगे तो उसमें अभी ही हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो अनुभव है वो भारत के पक्ष में नहीं है, वो अनुभव हमारे खिलाफ है, हमें उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। और आरसेप में जो भी शामिल देश हैं उनसे हमारा अभी ही व्यापार चल रहा है, और अगर उन बड़े देशों का देखें, अगर चीन को ही देखें तो चीन से हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता गया है। तो ऐसे में आरसेप में शामिल होने से वो व्यापार घाटा और ज़्यादा बढ़ता। तो ये कई कारण, ये सारे कारण थे जिसके कारण हमने आरसीईपी में शामिल नहीं होना स्वीकार किया, क्योंकि आरसीईपी में शामिल होने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। बिल्कुल, इसीलिए अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि आरसीईपी में भारत शामिल नहीं होगा। लेकिन भारत के इस कदम से क्या भारत के हितों को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि देखिए जो देश आरसीईपी में शामिल हैं वो उनके साथ अभी ही हमारा व्यापार चल रहा है, और कई देशों के साथ तो व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आधार पर ही चल रहा है। और जो भारत की इच्छा ये है, और मुझे जो पता है कि भारत उन सभी देशों से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उन सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी रिव्यू करेगा। उसमें जापान भी शामिल है, साउथ कोरिया भी शामिल है, उसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। तो उससे अगर वो सारी चीज़ें की रिव्यू होगी तो उससे हमको फ़ायदा होगा। और आरसेप में शामिल होने में सबकी इच्छा भारत में इसलिए थी कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, सभी अपने अपने सामान भारत में बेच सकेंगे, लेकिन भारत को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए आरसेप में नहीं शामिल होने से हमें फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं होने वाला है। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरसीईपी समझौते में शामिल नहीं होने के फैसले की केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी ने सराहना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आरसीईपी में शामिल नहीं होने का भारत का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है, साथ ही सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखने की प्रतिबद्धता भी जाहिर करता है। तो वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आरसीईपी समझौता भारत के आर्थिक हित और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के खिलाफ है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आरसीईपी में शामिल नहीं होने के बड़े और साहसिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। ये समझौता हमारे आर्थिक हितों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के खिलाफ था। मोदी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों, डेयरी क्षेत्र, एमएसएमई और घरेलू विनिर्माण को लेकर चिंता जताई है। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 14वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए विश्व के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख किया है। उन्होंने इन समस्याओं का साझा हल तलाशने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होकर कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवादियों को शरण दिए हुए हैं उनके खिलाफ भी आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सदस्य देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने सतत विकास को लेकर भी विभिन्न नेताओं के साथ गहन विचार विमर्श किया। शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, कट्टरता और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के प्रयासों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इसके लिए एफएटीएफ और संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाने के लिए
नई पहल का भी प्रस्ताव रखा और संकेत दिया कि भारत उस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है जहां चीन अपनी सैन्य ताकत का विस्तार कर रहा है। Terrorism, violent extremism, and transnational crimes. They also discussed South China Sea, the situation in the Korean Peninsula, as well as in the Rakhine State in Myanmar. Prime Minister underlined the priority India attaches to firm and unambiguous action against terrorism, which is the most heinous transborder crime, as also action against those who abet, shelter, and support terrorist groups. कोलकाता में आज से शुरू होने जा रहे 5वें इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। 4 दिवसीय इस महोत्सव का थीम इस बार रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन है। कोलकाता में आज से शुरू हो रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं में रुचि पैदा करना और उनको प्रेरित करना है। महोत्सव का थीम इस बार रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन है और इसमें देश विदेश के करीब 12,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। महोत्सव के दौरान 28 से अधिक कार्यक्रम होंगे। विज्ञान महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण स्टूडेंट साइंस विलेज है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के करीब 2,500 स्कूली विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। इन छात्रों को संसद सदस्यों ने अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुने गए गांवों से नामांकित किया है। कोलकाता में होने जा रहा ये IISF का 5वां संस्करण है, जो 8 नवंबर तक चलेगा। ये भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति का उत्सव है, जिसमें देश विदेश के छात्र, नवोन्मेषक, शिल्पकार, किसान, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करेंगे और इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भारत की जो विज्ञान में उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने का है और उनको सेलिब्रेट करने का भी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस 4 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में कम से कम 28 विज्ञान के जो इवेंट्स हैं वो करवाए जाएंगे। कैमरा पर्सन अमरेंद्र के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टेलीविजन, कोलकाता से। आतंकवाद न केवल समाज को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी गंभीर नुकसान होता है और ये मौजूदा विकास को नष्ट कर देता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बातें टोक्यो में आयोजित G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के 6ठे शिखर सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि दूसरी प्रमुख चुनौती जलवायु परिवर्तन की है, जो न केवल हमारे ग्रह का स्वरूप बदल रही है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए गंभीर जोखिमों और अस्थिरता का भी सृजन कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी उल्लेख किया कि 2030 एजेंडा और इसके अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य भारत की अपनी विकास प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। इसीलिए भारत के राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों और सबका साथ सबका विकास के एजेंडे का सतत विकास लक्ष्यों के साथ सामंजस्य है। इससे पहले ओम बिरला ने मानव केंद्रित समाज की और नूतन प्रौद्योगिकी का सदउपयोग विषय पर सेशन द्वितीय और पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकास एजेंडे के लक्ष्य को प्राप्त करने की गति को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 योजना आरंभ की है, जो कि सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। आयुष्मान भारत विश्व में किसी सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 7 नवंबर तक रूस में होने वाले सेना और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 19वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और रक्षा औद्योगिक सहयोग जैसे क्षेत्रों पर गहन चर्चा करेंगे।
राजनाथ सिंह रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री के साथ भारत रूस रक्षा उद्योग सहयोग सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में भारत और रूस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत के रक्षा उद्योगों में निवेश करने पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद राजनाथ सिंह सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे और वहां दूसरे महायुद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों और नागरिकों के सम्मान में बने मेमोरियल में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री सेंट पीटर्सबर्ग और आसपास मौजूद रूसी रक्षा उत्पादन इकाइयों का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सामूहिक शहरी भूकंप खोज और बचाव अभ्यास का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि अभ्यास का मकसद संगठन के किसी सदस्य देश में आपदा की सूरत में तत्काल मदद मुहैया कराने से लेकर साझा व्यावहारिक रणनीति यानी एसओपी बनाना है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एनडीआरएफ शंघाई सहयोग संगठन के 8 देशों के साथ संयुक्त शहरी भूकंप खोज एवं बचाव अभ्यास कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इस अभ्यास का उद्घाटन किया, जिसका मकसद आपदा के वक्त प्रतिक्रिया अभ्यास, ज्ञान, अनुभव और तकनीकी को साझा करने के साथ आपसी समन्वय बनाना है। गृह मंत्री ने कहा कि आपदा के वक्त तत्काल सहायता लेना या देना बेहद अहम है, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन के देशों में दुनिया की बड़ी आबादी निवास करती है। आपदाओं से होने वाली हानि को कम करने से संबंधित किसी भी वैश्विक लक्ष्य को, चाहे वे सेंडाई फ्रेमवर्क में निर्धारित हो अथवा स्थायी विकास के लक्ष्यों में निर्धारित हो, 2030 तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें एससीओ देशों द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता। अतः इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की पहल पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत सभी 8 सदस्य देश भाग ले रहे हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक ने बताया कि सदस्य देश मिलकर साझा व्यावहारिक रणनीति तैयार करेंगे। अब यहाँ पर ये संरचना और अवधारणाएं फिक्स हो जाएंगी कि इतने घंटे में आपको वीज़ा मिलना चाहिए, क्लियरेंस मिलना चाहिए, वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, कि देश के ऊपर डिपेंड करता है कि किस देश में कहाँ जा रहे हैं तो उसके हम वहाँ वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जैसी सभी मंत्रालयों को एक जगह आ जाना पड़ेगा। जो नोडल ऑफिसर्स या नोडल डिविजन्स हैं मंत्रालयों में डिज़ास्टर के लिए, वो सब एक जगह आ जाएंगी और एक साथ काम करेंगी, सो दैट हम लोग जो ग्लोबल सिस्टम है उसमें प्लग इन हो सके आसानी से। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह यानी INSARAG की कार्यप्रणाली और दिशा निर्देशों के मुताबिक ये अभ्यास हो रहा है। इसमें देशों के बीच आपदा के वक्त एक दूसरे के यहाँ आने या जाने वाले और बचाव कर्मियों को तत्काल वीज़ा के साथ कस्टम और सुरक्षा जांच जैसी औपचारिक मंजूरियों को दिलाने का अभ्यास भी चल रहा है। यह अभ्यास 7 नवंबर तक चलेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में वायु प्रदूषण और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया है और कोर्ट के समक्ष बुधवार को मौजूद होने को कहा है। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि प्रदूषण को रोकना सभी की जिम्मेदारी है। जो भी ग्राम प्रधान, स्थानीय अधिकारी, पुलिस पराली के जलाने पर नियंत्रण नहीं करते हैं, उन्हें उनके पोस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑड इवन पर भी सवाल उठाए और दिल्ली सरकार से कहा कि ऑड इवन योजना के पीछे क्या लॉजिक है। डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाना समझ में आता है, मगर इस ऑड इवन का क्या मतलब है? कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हर साल घुट रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर साल ऐसा हो रहा है और 10-15 दिनों तक जारी रहता है। सभ्य देशों में ऐसा नहीं होता है। जीवन का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण कम करने का प्लान भी मांगा। इस बीच दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पीएमओ प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने प्रदूषण के हालात पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रधानमंत्री के मुख्य
सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक स्थायी उपाय किए जाएंगे। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर करीब से नजर रखे हुए है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए लगभग 300 टीमें प्रदूषण को कम करने में लगी हुई हैं। इस काम के लिए जरूरी मशीनरी राज्यों में बांटी गई है। केंद्र सरकार की नजर मुख्य रूप से 7 औद्योगिक क्षेत्रों और बड़ी यातायात इकाइयों पर है। प्रदूषण फैलाने वाले सभी कारकों, कचरों को जलाए जाने और निर्माण गतिविधियों पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। आज ई मोबिलिटी बढ़ रही है और मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि सरकारी तंत्र में लगभग 5 लाख कार उपयोग में आती है। इस बीच दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रदूषण रोकने के लिए और भी कदम पूरी गंभीरता से उठाने चाहिए। नहीं, और विकल्प तो हैं, कई हैं, जैसे जिन्होंने रोड साफ करनी है या और चीज़ें करनी है वो तो ये कर नहीं रहे, पर ऑड इवन से फ़र्क जरूर पड़ेगा। और जब तक ये अपना धुएं वाला धंधा जो है इनका फसल जलाने का, इसका अल्टरनेटिव नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। भैया फ़र्क तो पड़ेगा, मगर ये है कि और भी कोई विकल्प चुनना चाहिए सरकार को। जैसे कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वातावरण थोड़ा ठीक ठाक हो। ऑड इवन से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गाड़ियाँ लोगों के पास इतनी हैं कि उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी ओर से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। भारत में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति पर पहुंचने के बाद यहां पर हेल्थ इमरजेंसी लागू हो गई है, लेकिन तमाम एजेंसियों के दावे और वादे के बावजूद भी इसका खामियाजा आम नागरिकों को हर साल उठाना पड़ता है। दिल्ली से कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। अरब सागर पर उठा चक्रवाती तूफान महा के गुरुवार तक दीव और पोरबंदर के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात तट को पार करते समय तूफान की अधिकतम गति बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटे होने की आशंका है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक के बाद राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार ने कहा है कि राज्य चक्रवाती तूफान महा के प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ के 15 दल गुजरात में हैं और अतिरिक्त 15 दलों को एहतियातन बुलाया गया है। हमारे पास एनडीआरएफ की 15 टीमें हैं, उसके उपरांत हमने दूसरी 15 एनडीआरएफ टीम डिमांड की है, जो बहुत जल्दी ही हमें मिल जाने वाली है, जिन्हें हम तैनात कर देंगे। इसके अलावा हमारी एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की जा रही है। इस तरह के स्टॉर्म साइक्लोन में जो प्रभावित विस्तार होते हैं वो हमारे सौराष्ट्र के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं और साउथ गुजरात के भी जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब इससे प्रभावित होने वाले हैं। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जलवायु परिवर्तन को जीवन की निरंतरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत, बांग्लादेश, चीन और जापान पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने का सबसे अधिक जोखिम है। आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने बैंकॉक आए गुतेरेस ने कहा कि आज दुनिया में जीवन की निरंतरता यानी कि वर्तमान अवस्था में खुद को बनाए रखने की क्षमता के आगे सबसे बड़ा जोखिम जलवायु परिवर्तन है। उन्होंने हाल में आई एक शोध पर केंद्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्र का स्तर हमारे अनुमान के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देशों ने इस रुझान को नहीं बदला तो शोध का अनुमान है कि 2050 से पहले 30 करोड़ लोग डूब जाएंगे या विस्थापित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया है, जिसमें जापान, चीन, बांग्लादेश और भारत शामिल है।
उन्होंने कहा कि थाईलैंड में 10% आबादी के डूब क्षेत्र में आने की आशंका है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सरकारों, व्यापार समुदाय, नागरिक समाज और स्थानीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बढ़ते तापमान को तत्काल नियंत्रित करने की आवश्यकता है। साल 2020 तक देश में क्लीन एनर्जी को लेकर किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर केंद्र सरकार 2 दिन विश्व भर के 24 देशों और यूरोपियन देशों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा और चर्चा करेगी। सरकार के मुताबिक पिछले 5 साल में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश में निवेश 2 गुना हो गया है। 24 देश और साथ में यूरोपियन कमीशन, वो सब लोग मिलकर क्लीन एनर्जी के लिए रिसर्च कर रहे हैं। 8 ऐसे एरियाज़ हैं, चाहे वो बायोफ्यूल्स का हो, चाहे वो स्मार्ट ग्रिड्स का हो, या दूसरे जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और भारत 8 के 8 में पार्टिसिपेट कर रहा है। 3 के अंदर भारत स्वयं उसमें लीड कर रहा है। अमेरिका ने औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से अपनी वापसी के लिए संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 जून 2017 को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से हटने के फैसले की घोषणा की थी, लेकिन प्रक्रिया सोमवार को औपचारिक अधिसूचना के साथ शुरू हुई और अमेरिका 4 नवंबर 2020 को समझौते से बाहर हो जाएगा। पेरिस समझौते में करीब 200 देशों ने तापमान बढ़ाने वाली गैसों से प्रदूषण को नियंत्रित करने या कम करने के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य तय किए हैं। पेरिस जलवायु करार पर 2015 में गहन चर्चा हुई थी और ये 4 नवंबर 2016 को प्रभाव में आया। समझौते की शर्त है कि कोई भी देश पहले 3 साल में कदम वापस नहीं खींच सकता। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन की कार्यकारी संस्था ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले डेविड कप टूर्नामेंट को किसी और जगह कराने का फैसला किया है। इससे पहले ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही होना था, लेकिन भारत की तरफ से आपत्ति जताए जाने और किसी अन्य जगह कराने की मांग को मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ने ये फैसला लिया। डेविस कप के मैच 29 और 30 नवंबर को खेले जाने हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे कुछ ही देर में देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।